Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। बच्चों, हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक अणु क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। उस अभिक्रिया की गति एवं वेग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उनकी रासायनिक बल गति की एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ केमिकल काइनेटिक्स हम अध्ययन करेंगे। आयतन मापी के लिए अलावा केमिकल काइनेटिक्स का अध्ययन करने के लिए जो मेथड्स हैं वो है कंडक्टोमेट्रिक मेथड, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, पोलरोमेट्रिक मेथड, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। बच्चों, हमने कंडक्टोमेट्रिक मेथड को एक्सप्लेन किया था, जिसमें कि विलयन अभिकारक अणु के विलयन की जो सांद्रता होती है वो कंडक्टिविटी या उनकी चालकता के द्वारा हम अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। अब दूसरा मेथड है पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, इस विधि का प्रयोग हम तीव्र गति की अभिक्रियाएं जो कि आयोनिक रिएक्शंस होती हैं उनकी बल गति की का अध्ययन करने हेतु करते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक मेथड में एक सूचक क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है, और जिसका पोटेंशियल आयनों की सांद्रता के साथ में परिवर्तित होता है। चूँकि आयनिक अभिक्रियाओं में आयंस जो होते हैं क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के रूप में विलयन में उपस्थित रहते हैं, अतः अभिक्रिया के होने की प्रगति के साथ साथ इन आयनों की सांद्रता में भी परिवर्तन होता है। अतः जो हमारा सूचक है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, वो भी अभिक्रिया के होने के साथ में परिवर्तित होगा, परंतु उसका जो निरपेक्ष विभव है अलग से हम ज्ञात नहीं कर सकते। अतः इसके साथ हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं, संदर्भ इलेक्ट्रोड, जिसका पोटेंशियल अभिक्रिया के दौरान कांस्टेंट रहता है। अतः पूर्ण सेल का जो हमारे पास विभव है, पोटेंशियल ईएमएफ, अभिक्रिया मिश्रण में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। इसलिए जब हम अलग अलग समय पर उस सेल का पोटेंशियल या रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल लेंगे, वो इलेक्ट्रोड का विभव मापकर हम अभिक्रिया की दर ज्ञात कर सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ ले बच्चों। इस विधि के द्वारा फिनॉल का ब्रोमिनेशन जो होता है, उस ब्रोमिनेशन रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स का अध्ययन किया गया। इसमें एक जो सूचक इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया गया और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में सैचुरेटेड कैलोकल इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। इन इलेक्ट्रोड्स की अभिक्रिया मिश्रण करने के लिए फिनॉल ब्रोमीन एवं एक्सेस में ब्रोमाइड आयन में डुबोया गया, तो इनमें अभिक्रिया होगी। ब्रोमाइड आयनों की अधिकता के कारण क्या होगा, प्रेक्षित विद्युत वाहक बल, जिसे हम ईएमएफ कहते हैं, वो क्या होगा, केवल शेष बची हुई ब्रोमीन की सांद्रता पर निर्भर करेगा। इस तंत्र का इलेक्ट्रोड विभव नर्न्स इक्वेशन के द्वारा ज्ञात कर लेंगे और इस प्रकार हम इलेक्ट्रोड विभव के साथ में समय का ग्राफ बनाते हैं और उसके द्वारा के का मान ज्ञात कर लेंगे और के का मान के अनुसार हम उस अभिक्रिया की रासायनिक गतिकी का अध्ययन करते हैं। तो ये एक मेथड है जिसके द्वारा हम अभिक्रिया की केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। दूसरा मेथड है बच्चों पोलेरोमेट्रिक मेथड, ध्रुवणमापी विधि। ध्रुवणमापी विधि में क्या होता है, इस विधि में अभिक्रिया की प्रगति का अध्ययन पोलेरीमीटर के द्वारा किया जाता है। ध्रुवणमापी की मदद से हम ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल के घूर्णन को, एंगल ऑफ रोटेशन जो है, में परिवर्तन माप कर किया जा सकता है। विलेमी ने, अब हम इसको एक उदाहरण से समझें तो विलेमी ने सर्वप्रथम उत्प्रेरक तनु खनिज अम्ल HCl की उपस्थिति में सुक्रोज का प्रतिलोपन अर्थात इन्वर्जन ऑफ शुगर केन के वेग के अध्ययन को
पोलरीमीटर से किया। उसमें अभिक्रिया में क्या होता है, सुक्रोज को जब हम अभिक्रिया करता है तो वो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित होता है। इस अभिक्रिया का वेग सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करेगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया में जल भी अभिकारक अणु हैं, लेकिन जल की सांद्रता पर ये निर्भर नहीं करता है। अतः अभिक्रिया का वेग केवल सुक्रोज की सांद्रता के समानुपाती है और जिससे घूर्णन में होने वाले परिवर्तन अपघटित सुक्रोज की मात्रा के समानुपाती होंगे। तो बच्चों हम इसमें देखते हैं कि अतः सुक्रोज का जो प्रतिलोम बंध है, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और इसमें 2 अणु अभिकारक के भाग ले रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्यूडो मोनो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि इसमें प्रयोग करने के लिए निश्चित मात्रा में शुद्ध सुक्रोज को जल में घोला जाता है और विलयन के परीक्षण के लिए यदि हम टेस्ट करते हैं तो 1 बूंद थाइमोल डाल देते हैं और NaCl विलयन बनाया जाता है। इसकी नॉर्मेलिटी NaCl की है और ताप को स्थायी रखेंगे तो सुक्रोज विलयन को फ्लास्क में लेकर ताप स्थायी रख दिया जाता है। जब दोनों विलयन का ताप कांस्टेंट हो जाता है तब दोनों विलयन को मिला दिया जाता है। वह विलयन को ध्रुवण मापी व या पोलरीमीटर में डाल देंगे और नियमित समय अंतराल पर घूर्णन एवं नियमित समय अंतराल पर हम घूर्णन को नोट कर लेते हैं, अर्थात अंतिम पाठ्यांक अगले 24 घंटे बाद में लेते हैं। ये हम देखते हैं कि अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अभिक्रिया के प्रारंभ में एवं अंत में रीडिंग नाप ली जाती है। माना कि ध्रुवणमापी का T0 पर प्रारंभिक पाठ्यांक R0, किसी भी समय T पर RT तथा अंतिम पाठ्यांक जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तब R इन्फिनिटी है। अतः सुक्रोज की प्रारंभिक सांद्रता A इज प्रोपोर्शनल टू R0 माइनस R इन्फिनिटी और सुक्रोज की अंतिम सांद्रता A माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू RT माइनस R इन्फिनिटी के बराबर होगी। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण में इनका मान रखते हैं तो K1 जो कि प्रथम कोटि समीकरण है 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। इनमें इनका मान रखने पर हमारे पास में T की वैल्यू आ जाएगी T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K1 log R0 माइनस R इन्फिनिटी अपॉन RT माइनस R इन्फिनिटी। अब जो ग्राफ खींचा जाता है वो log RT माइनस R इन्फिनिटी व T के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है और जिसका स्लोप माइनस K1 अपॉन 2.303 है। इसके K1 का मान निकाला जा सकता है और ये है हमारे पोलरीमीटर का पाठ्यांक। इस प्रकार हम इस विधि के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को भी हम समझ सकते हैं। NaCl की उपस्थिति में हमारे पास जो शर्करा का विलयन है विभिन्न समय अंतराल पर ध्रुवण घूर्णक इस प्रकार है। इन के द्वारा हमें सिद्ध करना है कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो इसमें शर्करा के प्रतिलोपन को प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो हम वेग नियतांक K1 का मान इस संबंध में ज्ञात कर लेंगे और उसका मान समीकरण में रखते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है। अलग अलग समय पर रखने पर हमें K के मान प्राप्त हो रहे हैं। इन सभी मानों को देखते हुए
हमें ज्ञात होता है कि K1 के सभी मान क्या हैं, एक जैसे हैं, अतः यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा मेथड है बच्चों स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड या स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा भी किसी भी अभिक्रिया की बल गतिकी का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि रासायनिक क्रिया के संपन्न होने में कुछ पुराने बंध क्या है टूटते हैं एवं कुछ नए बंध बनते हैं। कुछ माध्यमिक उत्पाद भी बनते हैं, इंटरमीडिएट्स, अर्थात अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद। प्रत्येक के लिए पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में उनके अवशोषण बैंड के लैम्डा मैक्स के मान अलग अलग होते हैं, अर्थात अभिकारक या उत्पाद में से किसी भी एक यौगिक के लिए लैम्डा मैक्स के मान स्थिर होते हैं। अतः उस लैम्डा मैक्स के मान पर हम ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्जॉर्बेंस का मान अभिक्रिया के दौरान समय समय पर ज्ञात कर लेंगे और अभिक्रिया की प्रगति के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता कम होती जाएगी तथा उत्पाद की सांद्रता क्या होगा, बढ़ती जाएगी, जिससे इसके प्रकाशिक घनत्व के मानों में क्रमशः कमी या बढ़ोतरी होगी। इन मानों से गति स्थिरांक के मान परिकलित किए जा सकते हैं। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी पदार्थ का प्रारंभिक अवशोषण या प्रकाशिक घनत्व d∞0 t समय पर अवशोषण dt तथा अभिक्रिया पूर्ण होने पर अवशोषण d∞ हो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान हम इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि में प्रकाश क्या है, एक वर्णी है तथा पियर्स लैम्बर्ट्स लागू होता है और यह विधि विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब अभिक्रियाएं क्या हो, बहुत ही तीव्र हो एवं विलयन तनु हो। दूसरे उदाहरण में हम बात करें तो एसीटोन व आयोडीन की अभिक्रिया को आसानी से कैलोरीमीटर के द्वारा भी अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आयोडीन आयन एसीटोन के साथ लाल भूरा रंग देता है और लाल भूरा रंग धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है और अंत में गहरा पीला हो जाता है। अतः इसमें एक फ्लास्क में ज्ञात सांद्रता का एसीटोन व तनु H2SO4 मिलाकर ज्ञात सांद्रता की आयोडीन मिलाकर तुरंत घड़ी प्रारंभ कर देते हैं और समय के अंतराल पर फ्लास्क से विलयन निकालकर उसकी प्रकाशिक घनत्व या अवशोषणांक ज्ञात कर लेते हैं। बाद में प्रकाशिक घनत्व व समय के बीच में ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो यह बताती है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो बच्चों, इस प्रकार हम अलग अलग विधि के द्वारा सभी अभिक्रियाओं की रासायनिक बल गतिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, हमने जो ये मेथड्स पढ़े जिनके द्वारा किसी भी अभिक्रिया की रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन करा जाता है एवं उनकी वेग और वेग नियतांक तथा कोटि के बारे में अध्ययन करने पर हम उस पूर्ण अभिक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े और इन मेथड्स के द्वारा हम केमिकल काइनेटिक्स पूर्ण रूप से एक सरल विधि है जिसके द्वारा अभिक्रिया के बारे में पूर्ण जानकारी की जा सकती है। तो बच्चों, अब हम अगले लेक्चर में इस यूनिट का 2 टॉपिक्स बचते हैं जिनको हम पूर्ण करेंगे और इसके जो उदाहरण है, अधिक से अधिक उदाहरण, उन उदाहरण की सहायता से केमिकल काइनेटिक्स के पूर्ण अध्ययन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग इनके जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को रिवाइज करें और
उसके द्वारा अभ्यास करने पर हमें किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी आती है तो सॉल्व की जा सकती है।